15 अगस्त 2021 वो दिन था जिसमें तालिबान ने बगैर किसी जंग के काबुल को फतेह कर लिया। और उस दिन के बाद से दुनिया भर के लोगों को एक सवाल परेशान कर रहा है, आखिर तालिबान कौन है और कैसे तालिबान ने आज के इस एटमी दौर में अफ़गानिस्तान को फतेह कर लिया। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं स्टोरी गो डाउन चैनल। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आए, लेकिन दस्तूर दुनिया है कि सुपर पावर सिर्फ एक ही हो सकती है। इसलिए अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वार शुरू हो गई और दोनों ही अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर अपना इख्तियार कायम करने लगे। और उन्हीं में से एक मुल्क अफ़गानिस्तान भी इनका शिकार बना, क्योंकि उस वक्त में सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की सरहदें आपस में मिली हुई थीं और सोवियत यूनियन भी ये जानता था कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाला जा सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान में बहुत से तेल के कुएं हैं। और इसी गरज से सोवियत यूनियन ने 24 दिसंबर सन 1979 में तकरीबन 1 लाख की फ़ौज अफ़गानिस्तान भेज दी और वहां अपना तसल्लुत कायम कर लिया। लेकिन अफ़गानिस्तान पर कोई दूसरा मुल्क हुकूमत करे, ये अफ़गानी अवाम को गवारा ना हुआ और सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अफ़गानिस्तान की अवाम ने हथियार उठा लिए। कोई पत्थर, कोई तलवार तो कोई बंदूक उठा लाया और उन्हीं को नाम दिया गया मुजाहिदीन का। शुरू में ये मुजाहिदीन अकेले लड़े, फिर इनके लिए सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, पाकिस्तान और फ़िलिस्तीन से भी मदद आने लगी। अमेरिका ने भी इस लड़ाई में मुजाहिदीन का साथ दिया, क्योंकि वो सोवियत यूनियन को हर हाल में कमज़ोर करना चाहता था और जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा। दरअसल 10 साल की शदीद जंग के बाद सन 1989 में सोवियत यूनियन को अपनी फ़ौज वापस बुलानी पड़ी। इस जंग में सोवियत यूनियन को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि वो इतना कमज़ोर हो गया कि 2 साल के अंदर सोवियत यूनियन का भी खात्मा हो गया। वहीं अफ़गानिस्तान को भी इस जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें उसके 13 लाख से भी ज़्यादा अफ़गानी शहीद हो गए और 50 लाख से ज़्यादा लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक लंबी लड़ाई के बाद मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन की फ़ौज को वहां से भगाकर इस जंग में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसी दौरान मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। एक मसला ये भी बन गया कि अब हुकूमत कौन करे। कोई सरबराह ना होने की वजह से खून खराबा और अंदरूनी बगावतें बढ़ने लगीं, क्योंकि इन मुजाहिदीनों का ग्रुप भी 7 बड़ी तंजीमों में बढ़ चुका था और इनमें कुछ हुकूमत के लालची भी थे, जिससे इन लड़ाइयों को बढ़ावा मिल रहा था। अभी इन लड़ाइयों का सिलसिला जारी ही था कि 1994 में कंधार के तकरीबन 50 स्टूडेंट्स ने अपने मुल्क में खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद उमर की क़यादत में एक गुमनाम तहरीक की बुनियाद रखी, जिसे आज तालिबान के नाम से जाना जाता है। तालिबान पश्तून ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब स्टूडेंट से होता है। मोहम्मद उमर अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में पैदा हुए, जिसके क़यादत में तालिबान वजूद में आया। और जब सोवियत अफ़गान वार शुरू हुई तो उसमें मोहम्मद उमर ने मुजाहिदीनों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ी और सोवियत यूनियन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस जंग में मोहम्मद उमर की दाहिनी आँख ख़राब हो गई। फिर बाद में वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने लगे। वहाँ के लोग मौलाना को मुल्ला के नाम से मुखातिब करते हैं, इसलिए इनको मुल्ला मोहम्मद उमर कहा जाने लगा। अब क्योंकि तालिबान का आगाज़ ही इस मकसद के तहत हुआ था कि वो मुल्क की अंदरूनी लड़ाइयों को रोक सकें, इसमें अफ़गान अवाम ख़ास तौर पर पश्तून, जो अफ़गानिस्तान की आबादी का तकरीबन 42% हिस्सा है, उन्होंने इनका साथ दिया। और जो लोग सोवियत अफ़गान वार के वक्त देश छोड़कर चले गए थे, वो भी तालिबान की हिमायत में आ गए। इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान की फुल सपोर्ट भी इनको मिलने लगी। फिर कुछ ही अरसे में तालिबान इतना ताकतवर हो गया कि उसने सन 1996 ईस्वी को काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और देखते ही देखते पूरा अफ़गानिस्तान उनके कंट्रोल में चला गया, जिसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम का ऐलान करके वहाँ शरिया कानून कायम कर दिया और मुल्ला मोहम्मद उमर को अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा। अफ़गानिस्तान में रियासत कायम हो चुकी थी, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने इनकी रियासत को तस्लीम नहीं किया, जिसकी मेन वजह था अमेरिका,
जो तालिबान के अपोजिट गिरोह को सपोर्ट कर रहा था। अब क्योंकि अमेरिका ने भी सोवियत अफगान वार के वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया था, तो वो अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करना चाहता था। लेकिन यहाँ तालिबान की हुकूमत के बाद प्लान पूरी तरह फेल हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की मदद से कई पाबंदियाँ लगा दी, जिससे तालिबान को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। और इसी बीच 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ज़बरदस्त अटैक हुआ, जिसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ होने की बात सामने आई। अब क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का शहरी था और इस हमले में मौजूद 15 लोगों का ताल्लुक भी सऊदी अरब से ही था। सऊदी अरब के अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से इनके आपसी ताल्लुकात पर कोई असर ना पड़ा। लेकिन ओसामा बिन लादेन जो उस वक्त अफ़गानिस्तान में था, अमेरिका ने उस पर हमला करने का मंसूबा बना लिया। यानी अब एक और नई जंग की शुरुआत होने जा रही थी। उधर तालिबान ने भी अमेरिका के दबाव के बावजूद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर अमेरिका हमें ओसामा के खिलाफ ठोस सबूत देता है तो हम ओसामा बिन लादेन को किसी ऐसे मुल्क के हवाले करेंगे जहां उन पर आज़ाद अदालत के तहत मुकदमा चलाया जाए। लेकिन अमेरिका ने इस बात को खारिज करते हुए अपने हामियों नाटो और तालिबान के अपोजिट गिरोह नादर अलायंस के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में अमेरिका ने एटम बम के अलावा कोई ऐसा हथियार नहीं जिसका इस्तेमाल ना किया हो, जिसमें केमिकल वेपन भी शामिल रहे। और फिर 3 महीनों की मुसलसल जंग के बाद अमेरिका और उसके साथियों ने फतेह हासिल करके अफ़गानिस्तान पर अपना इख्तियार कायम कर लिया, जिसके बाद हामिद करज़ई को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और फिर 2004 में पहली बार इलेक्शन हुआ, जिसमें हामिद करज़ई जीतकर दोबारा प्रेसिडेंट बने। लेकिन अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का कब्ज़ा होने के बाद भी तालिबान का खात्मा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन भी जिंदा रहे, जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर हमला करते रहे। और इसी तरह कई सालों तक लड़ाइयों का ये सिलसिला जारी रहा। और फिर 2011 में अमेरिका की तरफ से खबर आई कि उसने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया। और 2015 में खबर आती है कि मुल्ला मोहम्मद उमर 2013 में ही किसी बीमारी की वजह से मर चुका। अब आते हैं मौजूदा दौर में, जहां 20 सालों की मुसलसल जंग और $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिका को इस जंग में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और तालिबान एक बार फिर पूरी ताकत के साथ वजूद में आ चुका था। तो 2020 में उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मिलकर अमन मुआहदा शुरू किया। और इस एग्रीमेंट में अमेरिका की तरफ से कहा गया, अगर तालिबान अलकायदा तंजीम के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेता है तो अमेरिका अपनी फ़ौज को वापस बुलाकर अफ़गानिस्तान छोड़ देगा। उसके बाद 2021 में जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने इस अमन मुआहदे को जारी रखते हुए 9/11 की 20वीं बरसी तक अफ़गानिस्तान से निकलने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब अमेरिका को ऐसी क्या जल्दी थी जो उसने अगस्त में ही रातों रात अपने फ़ौजियों को वापस बुला लिया। बहरहाल ये तो अमेरिका ही जाने। जो बाइडन ने दावा भी किया कि हमने 3 लाख अफ़गानी फ़ौज को ट्रेनिंग दी है, जो तालिबान से लड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये दावे उस वक्त खोखले साबित हुए जब तालिबान ने 15 अगस्त को बगैर किसी जंग के काबुल को फतेह कर लिया। अफ़गान फ़ौज ने उनके सामने हथियार डाल दिए और प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया। और यूँ तालिबान का 20 साल बाद एक बार फिर पूरे अफ़गानिस्तान पर राज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका बदले के लिए यहाँ आया था तो बदला तो 2011 में ही ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद पूरा हो गया था। फिर अमेरिका ने अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान में क्यों छोड़ी? और अगर मकसद तालिबान का खात्मा था तो वो अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। फिर अमेरिका बगैर इनके खात्मे के कैसे लौट गया? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, अमेरिका अफ़गानिस्तान में किसी बदले या ह्यूमन राइट्स जिसका वो दावा करता है इसके लिए नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान में अपने दबदबे की नीयत से आया था। और इसका जवाब अफ़गानी अवाम ने ठीक वैसे ही दिया जैसे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन को दिया था। यानी एक और सुपर पावर को अफ़गानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में अमेरिका अकेले नहीं हारा, बल्कि उसके साथ ये हार पूरे यूरोप की हुई है। तकरीबन 500 सालों पहले मुग़ल बादशाह बाबर ने भी अफ़गानिस्तान के बारे में लिखा था कि अफ़गानिस्तान से दुश्मन का आसानी से निकल जाना बहुत मुश्किल है।
और इसके अलावा अफ़गानिस्तान को सल्तनतों की कब्रगाह भी कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं सच भी साबित होता है।